दोस्तों साल 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने अपनी वेबसाइट पे दिमाग हिला देने वाले रिसर्च को दुनिया के सामने होस्ट करके दिखाया, जहां उन्होंने भाई सीना ठोक के ये दावा किया कि अगर आप हर महीने ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 21 टाइम हस्तक्रिया करके अपने शरीर से इस सफेद पदार्थ को बाहर निकाल देते हो ना, तो इससे भाई आपको प्रोस्टेट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी नहीं होगी। अब भाई साहब जैसे इस खबर को इंटरनेट पे हवा मिली ना कि तुरंत ही पोर्टलैंड में रहने वाले एक टीनेजर के मन में ख्याल आया कि जब हस्तक्रिया करने से हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं तो क्यों ना एक ही बारी में अमर हुआ जाए। और इसी सोच के साथ भाई साहब ने अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया और लगातार एक के बाद एक हस्तक्रिया करने लगा। और जब ये हस्तक्रिया 46 टाइम तक पहुंच गया तब अचानक से भाई साहब अमर हो गए, यानी कि भाई साहब सीधा स्वर्ग पहुंच गए। और ये बात मैं नहीं बल्कि इस वेबसाइट ने खुद इस न्यूज को होस्ट करके दिखाया है, आप खुद देख लो यहाँ पे। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि साइंस के मुताबिक तो ये सब हेल्दी प्रैक्टिस है ना, और यूके यूएस के तो सारे डॉक्टर एंड साइंटिस्ट तो हस्तक्रिया को हेल्दी बॉडी पाने का बेस्ट तरीका बताते हैं। तो फिर आखिर ये बच्चे के साथ ऐसा गलत भाई कैसे हो गया? उल्टा उसे तो फायदा होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया? या फिर दोस्त यहाँ पे मांजरा कुछ और ही है, कहीं ये सब मिलकर हमें पागल तो नहीं बना रहे हैं ना, जिससे कि जिंदगी भर हम इसी मायाजाल में फंसे रहे। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है भाई? तो दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में ऐसा ही कई सारे रहस्यमय सवालों से पर्दा हटाने वाले हैं, वो भी 100% प्रूफ एंड एविडेंस के साथ, ताकि भाई हम गलत चीजों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो हमें प्रॉपर रिसर्च करने पर मिली है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक पर्पस पे हूँ और मैं यहाँ मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की एक पावरफुल कम्युनिटी बना रहा हूँ। तो अगर आप मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दो, ताकि हर हफ्ते में ऐसे ही आपके साथ बातें कर सकूं। अब इससे पहले कि हम हस्तक्रिया की सच्चाई जाने ना, पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर भाई ये होता क्या है, किस बला का नाम है ये। तो भाई यहाँ पे हस्तक्रिया का मतलब उस सेल्फ प्रिजनिंग प्रोसेस से है जहाँ भोले भाले मासूम लोग अपने सफेद बीज सेल को बस कुछ ही सेकंड की खुशी के चक्कर में अपनी बॉडी से बाहर निकाल फेंकते हैं। अब भाई इस प्रोसेस को जहाँ एक तरफ हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक बताया है ना, तो वहीं भाई हमारी मॉडर्न साइंस और अलग अलग कंपनियां साथ में मिलकर उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सीना ठोक कर ये दावा कर रही है कि ये एक बहुत ही हेल्दी प्रोसेस है जिसे हर इंसान को करना चाहिए। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस तो भाई सीना ठोक कर ये बताती है कि भाई देख लो कि जो लोग अपने सफेद बीज को बाहर नहीं निकाल सकते हैं ना, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है भाई। फिर बोलना मत कि हमने बताया नहीं था। तो भाई यहाँ पे ये सुनकर एक सवाल तो मन में जरूर आता है कि भाई हमें सुननी किसकी चाहिए, मॉडर्न साइंस की या एंशिएंट नॉलेज की? तो इस सवाल का जवाब पता लगाने से पहले हमें सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये सफेद बीज सेल आखिरकार होते क्या है और बनते कैसे है। तो अगर भाई हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो साइंस के अंदर ये क्लियरली कहा जाता है कि मेल टेस्ट के अंदर टाइनी ट्यूब्स की एक सिस्टम होती है जिन्हें भाई सेमिनिफ्यूरस ट्यूबल्स कहा जाता है, जो असल में जर्म सेल एंड हार्मोन्स का घर होता है। अब यहाँ से जर्म सेल कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते रहते हैं और हमारी बॉडी में भाई सफेद बीज सेल बनता रहता है। वहीं अगर हम एशियन टेक्स्ट की बात करें ना, तो आज से हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत, जिन्हें द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है ना भाई, उन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता के अंदर सफेद बीज सेल के फाउंडेशन को 7 चरण में डिवाइड किया है, जहां हम जो भी कुछ खाते हैं ना, उसका डाइजेशन होने के बाद सबसे पहले उससे रस बनता है भाई, और उस रस से बनता है ब्लड, और आगे चलकर यही ब्लड मांस में परिवर्तित होता है, यानी कि फ्लैश का निर्माण होता है, और फिर इसके बाद ये मांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से ये बोन एंड बोन मैरो में कन्वर्ट होता है, और इस बोन मैरो से भाई फाइनली बनता है सफेद बीज सेल। इसलिए शास्त्रों में इसे भाई अमूल्य धातु माना गया है। लेकिन भाई एक मजेदार बात बताऊं तो इस वेबसाइट पे होस्टिंग की हुई इस रिसर्च के अकॉर्डिंग एक हेल्दी मर्द की बॉडी में हर सेकंड 1500 सफेद बीज सेल बन जाते हैं, जिससे कि अगर हम कैलकुलेट करें ना बारीकी से, तो तकरीबन 90,000 बीज सेल हर एक मिनट में ये प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि हर दिन आपकी बॉडी करीब करीब 12 करोड़ से भी ज्यादा बीज सेल प्रोड्यूस करती है, जो कि दिखने में भाई बहुत ही ज्यादा दिखते हैं। यहाँ तक कि भाई अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तब तक तो भाई आपकी बॉडी में हजारों बीज सेल ऑलरेडी बन भी चुके होंगे, और ये बात आप खुद इस वेबसाइट पे क्लियरली चेक कर सकते हो। अब हाँ, जाहिर सी बात है कि यहाँ इतने बड़े नंबर्स को देखने के बाद एक बात तो दिमाग में जरूर आती है भाई, कि जब हमारी बॉडी हर वक्त इतने ज्यादा बीज सेल बनाती रहती है, तो भाई फिर ये पुराने बीज सेल का क्या होता होगा? कहीं वो खराब वराब तो नहीं हो जाते होंगे ना? और भाई अगर वो खराब होकर सड़ने लगे तो इससे बेटर तो यही है कि हम इसे बाहर निकाल सके, वो भी खुद से। तो भाई मेरे यहाँ साइंटिफिक डिस्कवरी की बात करें ना, तो साइंस ने भाई ये क्लियरली कहा है कि जब हमारी बॉडी में नए बीज सेल बनते हैं ना, तब पुराने वाले बीज सेल एक समय के बाद खुद ब खुद हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं। वो कोई सडन वडन नहीं लगती उसमें,
इसमें, जिससे एक्चुअली में भाई हमारी ओवरऑल बॉडी मजबूत और हेल्दी हो जाती है। इसमें कोई सडन वडन नहीं लगती, इसलिए भाई इस गलत फहमी से जितना जल्दी बाहर आ जाओ ना उतना अच्छा है। लेकिन भाई इसके अपोजिट साइंस का भाई ये भी कहना है कि भले ही आपकी बॉडी इस 20 सेल को वापस से अपने अंदर डिसोल्व कर लेती हो, लेकिन अगर आप खुद से भी इसे बाहर निकाल फेंकोगे ना तो भी इससे कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि भाई साइंस के अंदर आपको ऐसे हजारों रिसर्च पेपर देखने को मिल जाएंगे जहाँ भाई वो क्लियरली बताते हैं कि अगर आपने इस 20 सेल को बार बार बाहर निकाल फेंकते हो ना तो इससे आपकी बॉडी और ज्यादा बेहतर हो जाती है। और अगर आप डेस्परेटली बार बार हस्तक्रिया करते हो तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल एंड टेंशन रिड्यूस हो जाता है। साथ ही भाई साइंस के मुताबिक तो इससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल, स्लीप क्वालिटी और मूड भी कई गुना बेहतर हो जाता है। और भाई यही सारे फैक्ट एंड रिसर्च को दिखा करके ये वेस्टर्न जो वर्ड है ना, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां भाई आज मासूम लोगों को बार बार हस्तक्रिया करने के लिए मोटिवेट कर रही है। और जो बेचारे ऐसा नहीं करना चाहते उन्हें भी भाई इसी तरह की गलत रिसर्च दिखाई जाती है, जिसे अभी आप भी इस वेबसाइट पे होस्टिंग की हुई खुद देख सकते हो। जिसे सच मानकर जो बेचारे कुछ लोग इससे दूर रहते थे ना, वो भी डर के मारे अंधाधुन ऐसे फालतू ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। और भाई इसी वजह से तो आज हमारी युवा पीढ़ी की बैंड बज चुकी है। इसलिए भाई आज मैं खुलेआम उन रिसर्चर्स को एक ओपन सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आप इतने सच्चे हो तो मुझे एक बात बताओ कि आज से 50-100 साल पहले जब लोगों के पास कोई गंदी फिल्म या वीडियोस का कोई सोर्स नहीं हुआ करता था और न ही उस जमाने के लोग आज के जितनी हस्तक्रिया करते थे, तब तो भाई एक्चुअली में उस समय लोगों के बीच प्रोस्टेट कैंसर एक बड़ी समस्या होनी चाहिए थी ना, राइट? लेकिन भाई आज जब लोग इतना ज्यादा हस्तक्रिया करते हैं तब तो भाई आज के समय में प्रोस्टेट कैंसर जैसी चीजें समझ से बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी, राइट? लेकिन भाई रियलिटी तो कुछ और ही कहती है, क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो हमें पता चलता है कि जहां साल 1919 में पूरी दुनिया में करीब 1.8 मिलियन लोग प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे ना, तो वहीं आज ये नंबर बढ़कर 3.3 मिलियन हो गया है। मतलब कि भाई साहब जैसे जैसे लोगों ने हस्तक्रिया को बढ़ाया है वैसे वैसे ये प्रोस्टेट कैंसर कम होने के बजाय उल्टा डबल हो गया है। अब हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ कि यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि भाई इतने सालों में पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है ना, तो भाई मेरे अगर हम पॉपुलेशन को भी एडजस्ट करते हैं ना तब भी हमें साफ तौर पर इस वेबसाइट पे होस्ट की गई इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है कि पिछले कुछ सालों में प्रोस्टेट कैंसर 78% बढ़ चुका है, जिसे आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पे, जहाँ भाई इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज इंडिया के अंदर प्रोस्टेट कैंसर से मरने वाले में यंग लोगों की संख्या बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। और ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, ना 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 ना, बल्कि आपको वर्ल्ड वाइड भी सेम चीज देखने को मिलेगी। क्लियरली बात यहाँ पे लिखी हुई है भाई, जिससे भाई एक बात तो क्लियरली पता चलती है कि हस्तक्रिया करना किसी भी तरह से हमारी बॉडी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बस हमें पूंजीवादियों के मायाजाल में फंसाए रखने का एक तरह का षड्यंत्र है, जिससे बेचारे भोले भाले मासूम लोग समझ ही नहीं पाते। और भाई मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस बात को कई सारे ऑथेंटिक सोर्स भी प्रूव कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ही टाइम पहले होस्टिंग किए हुए इस ब्लॉग को आप क्लियरली देख सकते हो कि रिसर्चर्स ने भाई क्लियरली इस वेबसाइट पे बताया है कि जब हम अपने 20 सेल को वेस्ट ना करके अपनी बॉडी में ही रीऑब्जर्व कर देते हैं ना, ध्यान से सुनना, रीऑब्जर्व कर लेते हैं ना, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब इससे हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 20 सेल ही ऑब्जर्व नहीं होता, बल्कि भाई इसमें पाए जाने वाले यूनिक न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम चीजें भी भाई हमारी बॉडी में रीऑब्जर्व हो जाती है, जिससे ना सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होता है बल्कि भाई इससे हमारा ओवरऑल माइंड एंड बॉडी भी एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिवली इंपैक्ट होता है। और भाई ये बात हमारे भारतीय के लिए कोई नई थोड़ी ना है, क्योंकि इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले अपने ग्रंथों और पुराणों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम सुश्रुत संहिता की ही बात कर लेना तो भाई यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि जब हमारी बॉडी के अंदर सफेद बीज सेल लंबे समय तक रहता है ना, तब ये बीज ओजस में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके बाद ये ओजस हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बेहतर बनाता है, जहाँ ये हमारे ब्रेन सेल पर काम करता है और हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटी को बूस्ट करता है। और भाई जहाँ आज तक ये सारे साइंटिस्ट और बड़े बड़े रिसर्चर्स हमारे 20 सेल में मौजूद एनर्जी को लेकर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं ना, वहीं हमारे ग्रंथों के अंदर आपको ऐसे कई सारे प्रमाण देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने सालों पहले ये बात ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जब हम हस्तक्रिया करते हैं ना तब हमारे नर्वस सिस्टम पर इसका बुरा और गहरा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे एक्चुअली में हमारी बॉडी एक भारी मात्रा में एनर्जी को लूज कर देती है। अगर हाँ फिर भी कोई गलती से रात को सोते सोते नींद में ये गलती कर बैठा तब भी नुकसान तो होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, लेकिन हाँ नुकसान होना तो पक्का है भाई इसमें। अब भाई यहाँ पे मेरा काम था आपको सच्चाई बताना, तो अगर आप सच में इस मायाजाल से बचना चाहते हो और अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो ना, वो भी परमानेंटली, तो आपको भाई ये लेफ्ट वाली वीडियो को अभी देख लेना चाहिए। लेकिन हाँ वीडियो खत्म होने से पहले इस हफ्ते की हमारी प्रो टिप है फाइनेंशियल ग्रोथ। तो दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर हम रिलायंस, टाटा या बिरला ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी के शेयर की प्राइस आज चेक करते हैं तो हमें क्लियरली दिखता है कि इन कंपनियों की भाई शेयर प्राइस पिछले 20-30 सालों में करीब ज्यादा नहीं 5,000 to 10,000% से ग्रो हुई है। यानी कि इस हिसाब से अगर आपने 1977 में ज्यादा नहीं लेकिन सिर्फ 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किए होते ना, तो वो आपको आज इसी 10,000 के बदले में करीब करीब 6 लाख to 7 लाख रुपीस होकर मिलते। लेकिन भाई ये सिर्फ अधूरी सच्चाई है। असली रियलिटी तो ये है कि अगर आपने 10,000 रुपीस को 1977 में इन्वेस्ट किया होता ना, तो ये रकम आज बढ़कर करीब करीब ज्यादा नहीं तो 3.7 करोड़ रुपीस होकर आपको मिलती। अब आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ वो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। तो मान लेते हैं कि 1977 में आपने ज्यादा नहीं 10,000 रुपीस रिलायंस में डाल दिए, जिसके बदले में आपको करीब करीब 1000 शेयर्स मिले। लेकिन फिर ट्विस्ट आता है 1988 में, जहाँ कंपनी भाई पहली बार बोनस देती है 3:5 के रेट में, जिससे कि आपके 1000 शेयर भाई हो जाएंगे 1600 शेयर्स। जिसके बाद भाई फिर से 1997 में दूसरा बोनस कंपनी अनाउंस करती है, वो भी 1:1 के रेट में, यानी कि भाई आपके यहाँ पे 1600 शेयर्स बढ़कर हो जाएंगे 3200 शेयर्स। जिसके बाद फिर अगेन 2009 में कंपनी भाई तीसरा बोनस भी देती है, और ये भी भाई 1:1 के रेट में, यानी कि अब आपके 3200 शेयर्स हो जाएंगे 6400 शेयर। और भाई खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 2017 में अगेन कंपनी फिर से बोनस अनाउंस करती है, वो भी 1:1 के रेट में, जिससे आपके भाई 1600 शेयर्स बढ़कर हो जाता है 12,800 शेयर्स। यानी कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ स्टॉक प्राइस ही ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नंबर ऑफ स्टॉक्स भी इंक्रीज होते हैं, जिसे तो ज्यादातर लोग नजरअंदाज ही कर देते हैं, और उनको तो पता भी नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा बेनिफिट होता है। और इसीलिए तो भाई 1977 में जब आपने शुरुआत किया था ना, तब आपके पास भले ही 1000 शेयर्स थे, लेकिन वही मामूल से शेयर्स आज आगे बढ़कर हो गए हैं 12,800 शेयर्स। और अब अगर हम इन 12,800 शेयर्स की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली भी कैलकुलेट करें ना, जो कि आज की रिलायंस की एक शेयर की कीमत है 2,940 रुपीस के आसपास, तो भाई इसके हिसाब से 12,800 शेयर्स की कुल कीमत हो जाती है 3,78 लाख रुपीस के भी ऊपर। तो भाई यही होते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की ताकत, जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। बाकी आप बताओ कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो, मुझे कमेंट करके अपना जवाब जरूर से बताना। और भाई ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।